नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 13 में हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी से जैव प्रक्रम नामक अध्याय से अध्याय नंबर 6 से पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं और इस अध्याय नंबर 6 से कुल आपके 102 प्रश्न बने हैं और आज हम 81 से लेकर 102 नंबर प्रश्न तक देखेंगे। बाकी के प्रश्न आपके पिछले 3 एपिसोड्स में हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो एपिसोड नंबर जो 14 है, एपिसोड नंबर 14 ध्यान रखिएगा, आपका ये 11 मार्च को आएगा। 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं होंगी। रीज़न आप सभी जानते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पटना जाना होगा हमें। तो एपिसोड नंबर 14 आपका 11 मार्च को आएगा, जिसमें हम समंत्रण एवं नियंत्रण एवं समन्वय का जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय का जो चैप्टर है वो आपका एपिसोड नंबर 14 से स्टार्ट होगा। वहाँ से भी आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा दृष्टि से हम कराएंगे। और यहाँ पर जो 81 नंबर प्रश्न है, इससे पहले हमने 80 नंबर प्रश्न तक देख लिया था, तो 81 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स? तो मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? केवल 3, केवल 2, केवल 4? क्या आंसर होगा 81 नंबर प्रश्न का? तो मानव हृदय की अगर हम बात करें तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम मछलियों की बात करें तो मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है मछलियों में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाए जाते हैं? तो 3 चैम्बर्ड हार्ट जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उभयचर में, उभयचर यानी कि एम्फीबियन, उभयचर और रेप्टाइल्स में, सरीसृप में। तो उभयचर और सरीसृप में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, लेकिन एक अपवाद के साथ में। अपवाद क्या रहता है? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ में अगर हम बात करें तो मगरमच्छ में कितने कोष्ठीय हृदय होता है? तो मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। बाकी ज़्यादातर उभयचर या सरीसृप में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है क्योंकि? अब मानव हृदय कई कोष्ठों में, अभी हमने देखा कितने कोष्ठ में? तो 4 कोष्ठ में। तो 4 कोष्ठों में बटे होने का कारण क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस है, पहला, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को ऑक्सीजन युक्त रुधिर से मिलाने के लिए। तो जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होता है उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड से मिलाने के लिए क्या यह कार्य होता है? मानव हृदय के कोष्ठों का रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है। क्या यह कार्य इसलिए अलग अलग बटा होता है? ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलाने को रोकने के लिए। तो क्या आंसर होगा 82 नंबर प्रश्न का? तो 82 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, तो 82 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है सी, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को, यानी ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड है उससे मिल ना पाए और उससे मिलने से रोकने के लिए मानव हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। ये मेन रीज़न होता है। बाकी स्टेटमेंट वाइज ये भी सही है कि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है, लेकिन ये कारण नहीं है। मानव हृदय के कई कोष्ठों में बटे होने का ये कारण नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये तो गलत ही है। मिल जाएगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलाने से या मिलने से रोकने के लिए मानव हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। अगला प्रश्न है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं या मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो हमारे हृदय को या हार्ट को चारों तरफ से जो झिल्ली घेरे हुए रहती है या जिस झिल्ली से ढका हुआ रहता है हृदय हमारा, उसको क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं या पेरिटोनियम कहते हैं? कमेंट कीजिएगा 83 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर बात करें, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा पेरिकार्डियम कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हृदय और या फिर सिंपल में आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय के आवरण को क्या कहते हैं? तो हृदय के आवरण को भी पेरिकार्डियम ही कहेंगे, एक ही बात है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो जब रक्तचाप या ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाता है तब उस केस में हम हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, तनाव कहते हैं। तो इस केस में जब रक्तचाप ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाता है तो उस केस को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, अति तनाव कहते हैं, अति तनाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धमनी या सिरा बी ऑक्सीजन
रक्त ले जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी और वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या बी ऑक्सीजन रक्त होता है उसको कौन सी धमनी या सिरा ले जाती है? फुफ्फुस धमनी जिसको हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, फुफ्फुस सिरा जिसको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, महाधमनी एरोटा। क्या आंसर होगा 85 नंबर प्रश्न का? तो 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी का काम होता है, पल्मोनरी आर्टरीज का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। और यहाँ पर बात करें तो फुफ्फुस धमनी, ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसी धमनी होती है फुफ्फुस धमनी जो बी ऑक्सीजन रक्त को ले जाती है या दाएं नीले से फेफड़ों तक बी ऑक्सीजन जनन रक्त ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। फुफ्फुसीय सिरा की बात करें तो पल्मोनरी वेन्स की अगर हम बात करें तो फुफ्फुस सिरा की बात करें तो यह एकमात्र सिरा होता है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है, यानी ऐसा ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन होता है। और जो फुफ्फुस धमनी होती है ऐसे ऑक्सीजन को ले जाती है, ऐसे जो है प्रोडक्ट्स को ले जाती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला रहता है तो उसको ले जाती है। फुफ्फुस सिरा की बात करें तो यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। यही फर्क होता है फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी में। महाधमनी की बात करें तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है? महाधमनी है, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। और यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं नीले से आमाशय तक ले जाती है। तो ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धमनियाँ आर्टरीज छोटी नलिकाओं से विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुंचने पर वे आगे और भी पतली नलिकाओं में ट्यूब्स में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? केशिका शिरा कहते हैं, कैपिलरी वेन कहते हैं, धमनिका आर्टेरियोल कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। तो जो धमनियाँ होती हैं छोटी नलिकाओं में ये विभाजित हो जाती हैं और ये टिश्यूज तक, ऊतक तक पहुँचने पर आगे और पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज या केशिकाएं कहते हैं। और यहाँ पर आपका एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, फिगर भी आपको बना के पूरा बताया गया कुछ इस प्रकार से। इतना अच्छा फिगर हम बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं उनको बनाया गया है। ये कैपिलरीज हैं, केशिकाएँ हैं। और ये जो केशिकाएँ होती हैं एक तरफ अगर हम बात करें तो धमनी से और एक तरफ सिरा से, तो एक तरफ धमनी और सिरा को जोड़ती भी हैं। तो धमनी को एक तरफ, धमनी से दूसरी तरफ सिरा को जोड़ती भी हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो केशिकाएं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो धमनियाँ होती हैं छोटी नलियों में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुँचने पर वो आगे केशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। केशिकाएं सिराएं होती हैं, सिराओं को बनाने के लिए जुड़ती हैं जो हृदय में खाली हो जाती है। तो जो केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, सिराओं को बनाने के लिए जुड़ती हैं और जो हृदय में खाली हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धमनी से स्टार्ट होंगी, धमनी से आगे चलकर बीच में पड़ेगा कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से आगे जो है जो केशिकाएं होंगी सिराओं को बनाने के लिए जुड़ जाएंगी और फिर हृदय में खाली हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ जो धमनियों और सिराओं को जोड़ती हैं क्या कहलाती हैं? वही प्रश्न है दोबारा एक नए पैटर्न में। स्मॉलेस्ट वेसल्स विच हैव वॉल्स दैट आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड। तो सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं जो धमनियां और सिराओं को जोड़ती हैं। और दूसरी तरफ से आप प्रश्न इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका टीआरई में पूछा गया है। तो यहाँ पर सेम आंसर है केशिकाएं या कैपिलरीज। तो कैपिलरीज से रिलेटेड ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं, सिंपल में समझिए, जो धमनियों और सिराओं को आपस में जोड़ती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वाहन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्षुद्रांत से जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होता है, अवशोषित वसा होता है, उसको ले कौन जाता है? लसिका, जिसको लिम्फ कहते हैं, प्लेटलेट्स, महाधमनी, एरोटा। क्या आंसर होगा 88 नंबर प्रश्न का? तो लसिका या लिम्फ का यह कार्य होता है। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर अगले यहाँ पर बात करें तो लसिका का एक काम और होता है, या अतिरिक्त तरल को जो एक्स्ट्रा लिक्विड बचता है उसको बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर ब्लड में ले जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवण के लिए निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत क्या होता है? तो पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज साल्ट या मिनरल साल्ट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? निकटतम और प्रचुरतम स्रोत क्या होता है? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, एटमॉस्फेयर यहाँ पे कर लीजिए। मृदा सॉइल से करते हैं,
उर्वरक फर्टिलाइजर से करते हैं। 89 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? तो 89 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदा या सॉइल। तो जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और खनिज लवण के लिए निकटतम और प्रचुरतम स्रोत इनके पास होता है सॉइल, मृदा, और जहाँ से इनको आसानी से निकटतम भी होता है, सबसे नज़दीक भी होता है और सबसे प्रचुर भी होता है। अगला प्रश्न है, बाकी ये हम जो है अपने तरफ से ऐड करते हैं तो ये निकटतम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं माना जाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर मृदा, सॉइल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊतक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को अन्य भागों तक वाहन करता है? जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, स्टोमेटा करता है। तो कौन सा ऊतक होता है? तो आंसर यहाँ पर है आपका फ्लोएम। तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का काम होता है भोजन का वाहन करना, और भोजन किस रूप में बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को अन्य भागों तक वाहन करता है फ्लोएम। फ्लोएम की अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का जो वाहन होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के जो विलेय उत्पाद होते हैं, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम स्थानांतरण कहते हैं, और यह संवहन ऊतक फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम, ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी वहन करता है। तो अगर आपसे पूछे कि फ्लोएम अमीनो अम्ल का ट्रांसपोर्ट करता है, वहन करता है, तो बिल्कुल करता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के अलावा, भोजन के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल का भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो पदार्थ होते हैं जिनको फ्लोएम कैरी करता है, ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों में, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं, जहाँ इनका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है? तो मृदा से जो जल प्राप्त होता है और साथ में जो मिनरल साल्ट्स प्राप्त होते हैं उनका वहन कौन करता है? तो जल से जाइलम आप याद किए होंगे, तो जल से जाइलम यहाँ पर आंसर है। खनिज लवण, मिनरल साल्ट्स भी याद रखिएगा कि जल के अलावा खनिज साल्ट का भी वहन जाइलम करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन के संबंध में सही कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए है, पादप के वायवीय भागों में द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन का यहाँ पर डिफिनीशन बताया गया है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर है कि वाष्पोत्सर्जन ताप के नियमन में सहायता करता है। तो ताप के नियमन, टेम्परेचर रेगुलेशन में सहायता करता है वृक्षों के, पौधों के। दिन में जब रंध्र यानी कि स्टोमेटा जो कि पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है वो जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। यहाँ पर क्या आंसर होगा 92 नंबर प्रश्न का? तो 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन से संबंधित सभी कथन यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर आपको डिफिनीशन बताया गया है वाष्पोत्सर्जन का, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब जल की हानि होती है तो इससे ताप का नियमन भी होता है, पादप ठंडे होते हैं तुलनात्मक रूप से। दिन में जब रंध्र स्टोमेटा के छिद्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जो होता है, ट्रांसपीरेशन पुल होता है। इसके वजह से जाइलम में जल की गति मुख्य प्रेरक बल होता है, इसके माध्यम से जो जल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर सभी कथन सही हैं। वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवण के लिए मिनरल साल्ट्स के ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। तो ऊपरी मुखी गति का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ वृक्षों में। इस प्रकार से यहाँ पर आपने वाष्पोत्सर्जन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था इसको देखा, समझा। जितने भी प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं वो आपको पॉइंट के रूप में भी आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुक्रोज सरीके पदार्थ। तो जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज सरीके पदार्थ फ्लोएम ऊतक में डैश से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सुक्रोज पदार्थ होता है फ्लोएम ऊतक में किससे प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं, यानी उनका ट्रांसफर होता है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? एक ही चीज़ से ऊर्जा मिल सकती है, वो है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर प्रश्न का एटीपी है। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो ये एक्सरसाइज से मिलता जुलता प्रश्न है। पादप में सेम प्रश्न जाइलम के लिए पूछा गया था, हमने फ्लोएम के लिए पूछ लिया है। तो पादप में फ्लोएम जो है उत्तरदायी होता है जल के वाहन के लिए, भोजन के वाहन के लिए, अमीनो अम्ल के वाहन के लिए। क्या आंसर होगा 94 नंबर प्रश्न का? तो 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक गलत हो जाएगा, जल का वहन जाइलम करेगा।
भोजन का वहन या फिर प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का वहन, एक ही बात है। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का वहन या भोजन का वहन, और साथ में अमीनो अम्ल का वहन भी हमने देखा कि फ्लोएम करता है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही हैं, तो डी आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य में वृक्क किडनीज जो होती हैं एक तंत्र का भाग होती हैं जो कि संबंधित होता है। तो ये भी आपका एक्सरसाइज से लिया गया प्रश्न है। तो मनुष्य में जो वृक्क होती हैं, किडनी होती हैं, एक तंत्र का भाग होती हैं, पोषण तंत्र का भाग होती हैं, श्वसन रेस्पिरेशन तंत्र का भाग होती हैं, उत्सर्जन एक्सक्रीशन सिस्टम का भाग होती हैं। तो किडनी का काम क्या होता है? वृक्क का काम होता है उत्सर्जन से संबंधित, एक्सक्रीशन से संबंधित। तो ये एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती हैं वृक्क। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में ऐसे निस्यंदन एकक होते हैं जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो निस्यंदन एकक होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, जो कि वृक्क में किडनीज में पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट पैक्ड क्लोज टुगेदर, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, जिनको इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं, या मूत्रवाहिनी यूरेटर कहते हैं। तो प्रत्येक वृक्क में जो निस्यंदन एकक होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, इनको हम जानते हैं किस नाम से? वृक्काणु। हिंदी में वृक्काणु, इंग्लिश में नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, निस्यंदन एकक होते हैं, किसमें होते हैं? किडनी में, वृक्क में। न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन जो है ये कमेंट कीजिएगा कि न्यूरॉन किसके यूनिट्स माने जाते हैं, किस लिए इनका काम होता है न्यूरॉन से संबंधित। ये हम अगले चैप्टर में भी न्यूरॉन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वृक्क है, नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका होती है? एनसीईआरटी में बाकायदा फिगर दिया गया, टीआरई 2 में 6 to 8 में ये सवाल पूछा गया था। तो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका कौन होती है? किडनी को जो है यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने वाली जो नलिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? दो नलिकाएं होती हैं इस प्रकार की, लेफ्ट होती हैं, एक राइट होती है। तो मूत्रवाहिनी कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, महाधमनी, एरोटा कहते हैं। क्या आंसर होगा 97 नंबर प्रश्न का? तो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ने वाली, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने वाली नलिका को हम मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, और इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो मूत्राशय होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में जो है मूत्र भंडारित होता है। तो मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो बोमन संपुट न्यूरॉन में पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है, या नेफ्रॉन में पाया जाता है? तो न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन से संबंधित प्रश्न, ऐसा मिलता जुलता प्रश्न आपसे पूछा गया था। और एक बार कमेंट कीजिएगा कि न्यूरॉन में क्या पाया जाता है, जो आपसे सवाल पूछा गया था। तो टीआरई 2 में एक सवाल पूछा गया था नोड्स ऑफ रेनबियर। तो नोड्स ऑफ रेनबियर जो होते हैं ये पाए जाते हैं न्यूरॉन में। तो नोड्स ऑफ रेनबियर जो पाए जाते हैं न्यूरॉन में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में पाया जाता है बोमन कैप्सूल। तो ध्यान रखिएगा बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल किस में पाया जाता है? नेफ्रॉन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन डायलिसिस द्वारा निकालने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो किसके माध्यम से नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद को, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम ब्लड से डायलिसिस के माध्यम से निकालते हैं? किडनी के माध्यम से निकालते हैं, या कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट के माध्यम से निकालते हैं, या फिर कृत्रिम वृक्क जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं उसके माध्यम से निकालते हैं? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा जो निकालने की युक्ति होती है उसको हम आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल किडनीज होती है इन्हीं के माध्यम से डायलिसिस होता है। और एनसीईआरटी में आपका बाकायदा पूरा पिक्चर दिया गया, फिगर दिया गया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आसान प्रश्न था आपके लिए। तो जो आर्टिफिशियल किडनी होती हैं, कृत्रिम वृक्क होते हैं, इन्हीं के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन या डायलिसिस के द्वारा निकाला जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है? एक हेल्दी एडल्ट में इनिशियल फिल्ट्रेट कितना होता है किडनी में? डेली बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंद फिल्ट्रेशन जो है वृक्क में, किडनी में होता है? 150 लीटर होता है, 280 लीटर होता है, 180 लीटर होता है? तो 100 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो है 180 लीटर। तो 180 लीटर आरंभिक निस्यंद होता है वृक्क में, किडनी में। इनिशियल फिल्ट्रेट किडनी में 180 लीटर के आसपास होता है। अगला प्रश्न है आपका, पादप अतिरिक्त जल से किस प्रक्रिया द्वारा छुटकारा पाते हैं? तो यहाँ पर अभी इससे रिलेटेड आपने ऊपर प्रश्न भी देखा था।
तो पादप अतिरिक्त जल से किस प्रक्रिया द्वारा छुटकारा पाते हैं? परासरण ऑस्मोसिस द्वारा, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन द्वारा, विसरण डिफ्यूजन द्वारा। तो पादप जो होते हैं जल से किस प्रक्रिया द्वारा छुटकारा पाते हैं? जो अतिरिक्त जल पादप में होता है। तो पादप हमने अभी देखा था कि जल की हानि का जो संबंध था किसके था? वाष्पोत्सर्जन से, जिसके द्वारा जो है तापमान का नियमन भी हो रहा था। तो वाष्पोत्सर्जन तापमान का नियमन इस प्रकार से करता है। तो जो अतिरिक्त जल होता है पादप में, वो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो है निकाला जाता है पौधों के द्वारा। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में संचित होते हैं। तो पौधों में जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं किस रूप में, यहाँ पे के की जगह किस कर लीजिएगा। तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद किस रूप में संचित होते हैं, ये आपको बताना है। तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद किस रूप में संचित होते हैं? ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन आपके सामने, पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका, जिसको सेलुलर वैक्यूल कहते हैं, उसमें संचित रहते हैं। रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। तो जो ओल्ड जाइलम होता है, पुराना जाइलम होता है, रेजिन तथा गोंद के रूप में अपशिष्ट उत्पाद संचित होते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। तो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो पौधों में जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं वो तीनों प्रकार से यहाँ पर संचित हो सकते हैं। पहला है उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं, जिसको सेलुलर वैक्यूल कहते हैं। दूसरा है रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में अपशिष्ट उत्पाद संचित रह सकते हैं। पौधों से जो गिरने वाली पत्तियां होती हैं इसीलिए गिरती हैं क्योंकि उनमें अपशिष्ट उत्पाद होता है। 102 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर डी है। उम्मीद करते हैं कि आज के जो प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और अंततः यह जो चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रक्रम, ये आपका समाप्त होता है। जैव प्रक्रम से संबंधित हमने आपको 102 प्रश्न कराए हैं। तो आप इस चीज़ की गंभीरता को समझ सकते हैं कि भले कितना समय लगे, हम आपके लिए बहुत ही सीरियस होकर प्रश्न बनाते हैं। और जितना महत्वपूर्ण होता है, अगर 20 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है किसी चैप्टर से तो हम 20 कराते हैं, 40 महत्वपूर्ण है तो 40 कराते हैं, अगर 100 महत्वपूर्ण है तो 100 भी कराते हैं। तो इस चीज़ को आपने देखा, समझा। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड नंबर 14, जिसकी क्लास आपको 11 मार्च को आएगी। तो 11 मार्च को हम अगले क्लास में आपसे साइंस में मिलेंगे। और साथ में जो 10 मार्च को आपकी क्लास होगी, अगर संभव होगी तो हम मॉडर्न हिस्ट्री का आपको SCERT का नेक्स्ट एपिसोड हम आपको रात्रि में 8 बजे के आसपास अगर हो पाएगा तो हम आपको कर देंगे। अपडेट्स हम दे देंगे, तो उससे आप देख लीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। साथ में 9 मार्च को जो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम होगा, उसमें हम पटना गांधी मैदान से आपको लाइव भी दिखाएंगे यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से भी देखिएगा, वहाँ से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। और आगे BPSC TRE 4.0 की जो वैकेंसी होगी, उसमें बहुत सारे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो होंगे, हमारे भाई बहन होंगे, जो कि TRE 4 में अच्छे मार्क्स के साथ में सिलेक्शन भी लेंगे। आप लोग के लिए भी वो दिन बहुत जल्दी आएगा। तो आप लोग बस मेहनत करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और साथ में आज रात्रि 8 बजे या शाम 8 बजे, जैसा समझ लीजिए, तो शाम 8 बजे हम लाइव होंगे। तो आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं होंगी। तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट्स होंगे, तो आप एक बार लाइव सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।